ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी देखा था, ठीक है। तो ऑर्डर में हमने देखा था ऑर्डर इज द समेशन ऑफ पावर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, बराबर। एंड मॉलिक्युलैरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज द ऑर्डर, दैट इज द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, ओके। सो राइट डाउन द हेडिंग कोलिजन थ्योरी, आप लिख लो अच्छे से, कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी के बाद हमें आगे जाके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने, तो थ्योरेटिकल है। सो कोलिजन थियरी ये बताती है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आने चाहिए। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन होनी होगी तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने चाहिए। सो राइट डाउन नेक्स्ट, फॉर एवरी रिएक्शन, for every reaction, every reactions or every reactions, reactant molecules of reactant molecules, reactant molecules, reactant molecules should come close to each other, should come close to each other, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने चाहिए, एंड कोलाइड विथ ईच अदर, वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे पे कोलाइड होने चाहिए। सो कम क्लोज टू ईच अदर एंड कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे पे वो क्या होने चाहिए, कोलाइड होने चाहिए, ठीक है। तो ये कोलिजन, इसीलिए इसका नाम क्या है, कोलिजन थ्योरी। आपके अभी के टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ही आगे का टेक्स्ट बुक का जो पॉइंट है, मतलब ओरिएंटेशन बैरियर, काइनेटिक एनर्जी बैरियर एंड पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ये सारे पॉइंट इस थ्योरी के ऊपर है, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बताती है कि कोई भी रिएक्शन होगी, ओके, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उसके मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कांटेक्ट में आने चाहिए, उन दोनों में क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, कोलिजन इज, नेक्स्ट लाइन पे, कोलिजन इज an important requirement, an important requirement for the reactant, for the reactant to to convert into products। मतलब अगर रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होना है तो क्या होना चाहिए, कोलिजन होना ही चाहिए, बराबर। तो अभी उन्होंने ये बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ कोलिजन, मतलब जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा, उतना ज्यादा रिएक्शन का स्पीड होगा। सो नेक्स्ट लाइन पे, देयरफॉर देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन is equal to rate of collision, ऐसे उन्होंने पहले बताया। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कोलिजन, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर हमारे पास कोई गैसेस फेज रिएक्शन होगी, बराबर, अगर हमारे पास कोई गैसेस फेज रिएक्शन होगी, तो गैसेस फेज में तो कोलिजन का रेट बहुत ज्यादा है, बराबर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंट होते हैं गैस स्टेट में, फ्रीली रैंडमली ओरिएंट होते हैं, और वो एक दूसरे पे बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, मतलब एक सेकेंड में 10⁻23 कोलिजन्स होता है वहां पे, 10⁻23 कोलिजन्स। तो इसका मतलब यही होना चाहिए कि गैसेस का कोलिजन, गैसेस का रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा है तो गैसेस का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, ओके। सो लैटर दे डिस्कवर्ड दैट, मतलब उनको बाद में पता चला कि जितना रेट ऑफ रिएक्शन होता है उतना ही रेट ऑफ कोलिजन नहीं होता, या फिर जितना रेट ऑफ कोलिजन होता है उतना रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता। There is some waste of collision, okay, so write down, so every collision
नेक्स्ट उन्होंने बताया एवरी कोल्यूजन इज नॉट फ्रूटफुल कोल्यूजन, इज नॉट फ्रूटफुल कोल्यूजन, मतलब हर एक कोल्यूजन का कन्वर्जन फ्रूटफुल मतलब प्रोडक्ट में नहीं होगा। ओके, सो एवरी कोल्यूजन इज नॉट फ्रूटफुल कोल्यूजन, हर एक कोल्यूजन का कन्वर्जन प्रोडक्ट में नहीं होगा। देयर इज सम वेस्ट ऑफ कोल्यूजन, देयर इज सम वेस्ट ऑफ कोल्यूजन, कुछ कोल्यूजन क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, कि कुछ कोल्यूजन फ्रूटफुल नहीं होंगे। ओके, हाँ, तो ये उन्होंने बताया। इसके आगे हम आगे देखेंगे। तो पहले ये कोल्यूजन थियरी समझ लो, बहुत इजी है। कि उन्होंने ये बताया कि रिएक्शन में जब रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है तो क्या होता है, वहां पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनमें क्या होना चाहिए, कोल्यूजन होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने ये बताया कि कोल्यूजन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, और उन्होंने बाद में ये बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कोल्यूजन, जितना ज्यादा कोल्यूजन का रेट होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि गैसेस फेज में तो रिएक्शन का जो कोल्यूजन का रेट होता है 10⁻23। ओके, तो इसका मतलब गैसेस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बाद में उन्होंने बताया कि नहीं नहीं नहीं, क्या होना चाहिए, कि हर एक कोल्यूजन का कन्वर्जन, हर एक कोल्यूजन इफेक्टिव कोल्यूजन नहीं होता, हर एक कोल्यूजन इज नॉट फ्रूटफुल कोल्यूजन, देयर इज अ वेस्ट ऑफ कोल्यूजन। ओके, तो ये थ्योरी समझ में आया आप लोगों को? यस, यस और नो? ओके, चलो आगे जाके हम कोलिजन थ्योरी में ना तीन बैरियर्स देखेंगे। एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी बैरियर, और तीसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। सो राइट डाउन हेडिंग दो एनर्जी बैरियर्स, एनर्जी बैरियर्स, एनर्जी बैरियर्स। ये काइनेटिक थ्योरी में ही ये सब है। ओके, सो एनर्जी बैरियर में जैसे कि मैंने बताया कि हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता, और कोलिजन होने के लिए किसकी एनर्जी की जरूरत होती है, कौन सी एनर्जी चाहिए कोलिजन होने के लिए, काइनेटिक पोटेंशियल, कौन सी एनर्जी चाहिए कोलिजन, कोलिजन के लिए स्पीड, कोलिजन जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स के पास। ओके, सो राइट डाउन फॉर इफेक्टिव कोलिजन, राइट डाउन for effective collision, for effective collision, collision इफेक्टिव होने के लिए ओके मॉलिक्यूल्स के पास पास क्या होना चाहिए, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। पहले एनर्जी लिखो, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, हाँ, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ही नहीं होगी तो वो एक दूसरे पे कोलाइड नहीं करेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट यही है कि इफेक्टिव कोल्यूजन के लिए उनके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। ओके, कौन सी अभी हम देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ही होगी। ओके, तो देखेंगे आगे जाके। ओके, सो एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, ए सी प्लस बी। ओके, तो रिएक्टेंट में क्या होता है, ए और सी का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी के साथ कंबाइन हो जाएगा और सी मिल जाएगा। सो दिस इज माय ओल्ड बॉन्ड। तो हर एक कोई रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट में जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, जो रिएक्टेंट के बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और प्रोडक्ट में क्या होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने देखा है, यहाँ पे ए किसके साथ कंबाइन था, सी के साथ कंबाइन था, और प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, ए किसके साथ कंबाइन हो जाता है, बी के साथ कंबाइन हो जाता है, मतलब सी यहाँ पे निकल जाता है। ओके, सो द मिनिमम एनर्जी, द देखो बॉन्ड टूटने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड हमें तोड़ना है तो एनर्जी चाहिए होगी। सो द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम energy required for the effective collision, required for effective collision, effective collision, collision
is called is called एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बहुत बार ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। हमारा कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट की जरूरत लगती है, मिनिमम अमाउंट की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे मॉलिक्यूल्स के पास इफेक्टिव कोलिजन से कम एनर्जी है तो वो कोलिजन क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। बराबर, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास है, उतने स्पीड से आया तो वो क्या होगा? देखो, आप देखो एक्सीडेंट देखते हो आप, 40 के स्पीड में होता है तो वो इसको कुछ नहीं होता। बराबर, मतलब 40 या 40 से कम होगा तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन 40 से ज्यादा होगा तो उसको क्या होता है? मतलब डेंजर एक्सीडेंट हो जाता है, उसका हाथ टूट जाएगा या पैर टूट जाएगा। बराबर, वैसे ही यहाँ पे है, मतलब 40 का स्पीड वो लिमिट है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो क्या है? एक लिमिट है। उससे कम अगर काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की तो वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से इक्वल या फिर उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी तो वो कोलिजन क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा, और रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? फिर प्रोडक्ट में हो जाएगा। सो राइट डाउन, इफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी if molecules energy molecules energy is less than energy of activation, then collision is not effective, then collision is not effective। इफेक्टिव नहीं है मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, एंड नेक्स्ट, इफ मॉलिक्यूलर एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, नेक्स्ट, if molecules energy, write down, if molecules energy is is greater than or equal to or equal to or greater than or equal to energy of activation, then collision is effective। it converts it converts reactant to products। मतलब इसका कन्वर्जन, रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? प्रोडक्ट में हो जाएगा। रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? प्रोडक्ट में हो जाएगा। प्रीति, समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, ठीक है। तो अभी ये हमारा था एनर्जी बैरियर, दैट इज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी बैरियर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो बैरियर है वो है ओरिएंटेशन बैरियर। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर ओरिएंटेशन बैरियर मतलब मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन, मतलब मॉलिक्यूल ऐसे घूमते हैं तो वो भी ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? ओरिएंटेशन अच्छे से होना चाहिए। सो नेक्स्ट लाइन पे लिखो, रिएक्टेंट रिएक्टेंट reactants combine in such a way that reaction should combines, ऐसे लिखो, reactant should combines in such a way that in such a way that in such a way that they having face to face orientation, they having face to face orientation। उनका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? फेस टू फेस ओरिएंटेशन होना चाहिए। इसका मतलब मैं बता देता हूं, आप अच्छे से देख लो। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है CO प्लस NO2
ओके मैं अभी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ओरिएंटेशन दिखाना है, वो तो है ही मॉलिक्यूल में। CO प्लस NO2, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो मुझे मिल जाता है CO2। ओके मुझे क्या मिल जाता है, CO2। ओके प्लस NO मिल जाता है। ओके हाँ देखो अच्छे से जरा देख लो, दिस इज माय CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, then it forms carbon dioxide plus nitrogen monoxide, this is a very simple reaction। मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका स्ट्रक्चर देखो, कार्बन के लेफ्ट साइड पे एक ऑक्सीजन है और राइट साइड पे एक ऑक्सीजन है। ओके तो अभी इसका ओरिएंटेशन हम डिफरेंट टाइप से देखेंगे। देखो मैं अभी ओरिएंटेशन टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग बताया है, मैं थोड़ा सा अलग बता देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास CO है। ओके देन अभी दूसरा ओरिएंटेशन में लिख सकता हूँ यहाँ पे, अच्छे से देख लो फिर ड्रॉ करो। ठीक है ये मेरे पास CO है और तीसरा ओरिएंटेशन मेरे पास होगा, तीसरा ओरिएंटेशन मेरे पास होगा, यहाँ पे C होगा यहाँ पे O होगा। ठीक है ओके अभी NO2 का ओरिएंटेशन देखेंगे हम, प्लस प्लस प्लस। ठीक है सेम देखता हूँ, दिस इज मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन। एक डायग्रामेटिकली मैं बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे कि थोड़ा सा अलग ओरिएंटेशन उन्होंने बताया है, अब मेरा एग्जाम में लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है तो यहाँ पे क्या है, NO। देखो यहाँ पे NOO, तीन टर्मिनल पे आ गया, यहाँ पे NOO यहाँ पे आ गया। ओके और नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे NOO ऐसे ओरिएंटेशन आ गया। ठीक है तो ये जो पहला वाला ओरिएंटेशन ना, दिस इज माय प्रॉपर ओरिएंटेशन, this the first orientation is the my proper orientation। why? because देखो OC और C के बिल्कुल सामने कौन आ रहा है, C के बिल्कुल सामने कौन आ रहा है, O आ रहा है, तो वही मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना, माय डिजायर्ड प्रोडक्ट इज OCO बराबर। तो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन देखो कि C के सामने कौन आना चाहिए, O आना चाहिए। ओके तो यहाँ पे आपने जैसे देखा है कि C के सामने O आना चाहिए, तो ये जो ओरिएंटेशन है दिस इज माय प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा OCO एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सामने आ गए, लेकिन कैसे आ गए ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन। आप यहाँ पे देखोगे कि OCN कार्बन और नाइट्रोजन तो कंबाइन तो हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा क्या, नहीं हमें प्रोडक्ट क्या मिल सकता है OCN, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है OCO है। ठीक है सो दिस इज अ improper orientation, this is a improper improper orientation and next is also improper orientation। मतलब हमें सिर्फ यही देखना है कि मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्शन होने के लिए उनके पास एनर्जी भी जरूरी होती है। एनर्जी कितनी होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से एनर्जी कम हो तो वो रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में नहीं हो पाएगा। वैसे ही उनका ओरिएंटेशन भी अच्छे से होना चाहिए, मतलब अगर उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है ओके तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, जो डिजायर प्रोडक्ट है वो मिलेगा, अदरवाइज हमें जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा। ओके सो ड्रॉ दिस डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ ओरिएंटेशन ओके सो राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ठीक है ओके सो रिएक्टेंट कभी भी डायरेक्टली कन्वर्ट प्रोडक्ट में नहीं होते, दे हैव टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर विच इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। वहां पे एक बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप बन जाता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो राइट डाउन रिएक्टेंट, reactant cannot convertly direct into product, reactants cannot
directly converted into directly converted into products, they have to cross they have to cross they have to cross the barrier they have to cross the barrier. ओके, बैरियर उन्हें क्रॉस करना पड़ता है। कौन सा बैरियर क्रॉस करना पड़ता है? पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ लो, पहले समझ लो फिर बाद में लिखो। मेरे पास B एंड AC है। B, these are my reactants B and AC। ओके, जब भी अभी शुरुआत होगी रिएक्शन के लिए तो क्या होगा? B, A और C में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके, सो इट कैन बी इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन। मतलब ये ऐसी इंटरमीडिएट स्टेज है, यहाँ पे अभी ये बॉन्ड देखो, रिएक्टेंट में जब भी रिएक्शन आगे जाती है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट जाते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बन जाते हैं, बराबर। तो ये एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेप है जहां पे अभी बी और ए के साथ बॉन्ड नहीं हुआ और बी, ए और सी का बॉन्ड अभी तक टूटा नहीं है। एक ऐसी स्टेज, मतलब एक बहुत कम टाइम के लिए एक ऐसी स्टेज आती है कि बी और ए अभी भी परफेक्टली जुड़े नहीं है और ए और सी अभी भी परफेक्टली टूटे नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या फिर उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपने SN1 और SN2 में भी देखा होगा। ओके, सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ना एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है और धीरे 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 क्या हो जाता है, ए और सी का बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगता है और बी और ए जुड़ने लगता है। सो बी ए प्लस हमें क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। सो बी ए प्लस सी, दिस इज माय ऑल रिएक्टेंट्स, दिस इज द रिएक्टेंट्स, ये हमारे रिएक्टेंट्स है और ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट्स है। ओके, सो दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट अवेलेबल है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज हाई। लिखो यहाँ पे there is a high potential energy, the potential energy is high। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो एनर्जी है, रिएक्टेंट है हमारे ये बी प्लस ए सी। लिखो बी प्लस ए सी, ये हमारे रिएक्टेंट है। ओके, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब ये होगा बी ए सी, बी डॉट डॉट ए डॉट डॉट सी। ओके, यहाँ पे देखो डायग्राम में, दिस इज माय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये जो पिक है दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अच्छे से देख लो, रिएक्टेंट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो धीरे 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 क्या हुआ, एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो उस स्टेप पे बी और ए एंड सी कंफर्मली, देखो बी और ए कंफर्मली जुड़े नहीं है और ए और सी कंप्लीटली टूटे नहीं, सॉरी हाँ, ए और सी कंप्लीटली टूटे नहीं है। ठीक है, धीरे 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 क्या होता जाएगा, ए और सी का बॉन्ड वीक होता चला जाएगा और ए और बी का बॉन्ड धीरे 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 कंफर्म होता चला जाएगा। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम 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 होती जाएगी तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? बी ए और सी जो है वो बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज माय रिएक्टेंट, धीरे 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 एनर्जी बढ़ी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो मैंने बताया था। ओके, सो बी ए सी यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हाई पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आके एक स्टेज होगी कि उसके बाद क्या हो जाएगा, बी और ए के बॉन्ड धीरे धीरे जुड़ता चला जाएगा और सी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे टूटता चला जाएगा और सी फाइनली प्रोडक्ट में, बी और ए हमें प्रोडक्ट मिल गया, बी ए प्रोडक्ट मिल गया और सी बाहर चला गया। ये समझ में आ रहा है? यस और नो? ई ए, दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो हमने डेफिनेशन में देखी थी।
EA is the minimum amount of energy required, minimum amount of energy that every molecule must have. Okay, मतलब इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास चाहिए तो ही वो एनर्जी बैरियर करके पास हो सकते हैं. मतलब बहुत सिंपल वर्ड में ये एक बोल सकते हैं, ये बड़ा पत्थर है, उसको पार करेंगे तो ही उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा. उसको पार नहीं करेंगे तो उसका कन्वर्जन किस में नहीं हो जाएगा, प्रोडक्ट में नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो वो मैंने बताया था आप लोगों को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. प्रीति, हेलो, अगर स्टॉप हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लो. हाँ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अरेनियस इक्वेशन. उन्होंने डायरेक्ट दिया है. जो ओल्ड सिलेबस था उसमें पूरा इक्वेशन दिया था, लेकिन आपको वो डायरेक्टली दिया है k इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी. टेक्स्ट बुक में आप देख लो, जो डायरेक्ट इक्वेशन आप लोगों को दिया है, k इज इक्वल टू, एक इक्वेशन क्या दिया है, k इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. तो ये इक्वेशन जो है इसका नाम है अरेनियस इक्वेशन. अरेनियस ने ये इक्वेशन फाइंड आउट किया. दिस इज द अरेनियस इक्वेशन. जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, बराबर. सो दिस इज द रेट कांस्टेंट. लिखो अरेनियस, नॉट द अरेनियम. ओके, अरेनियस इक्वेशन के हर एक टर्म लिखो. के इज द रेट कांस्टेंट. ए इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब एक सर्टेन टाइम में 1 सेकेंड में कितना कोलिजन होता है, कितने मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है. तो दिस इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ईए, जैसे कि आपको पता है ईए क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ईए, यहाँ पे लिखो ई अपॉन आर टी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. आर द रियल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या क्या होती है, 8.314. ओके, नेक्स्ट T is the absolute temperature. T is the absolute temperature. T is the absolute temperature. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके हम डिफरेंट फॉर्म्स लेंगे. अगर मेरे पास दो अलग अलग टेम्परेचर है तो मैं क्या करूंगा, उसके डिफरेंट फॉर्म्स लूंगा. ओके, सो देखो नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास ये इक्वेशन है. ओके, सो राइट डाउन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. इक्वेशन लिखो फिर से, k इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. ओके, टेकिंग लॉग टू द बेस 10 का लेंगे हम. सो log टू द बेस 10 k, log to the base 10 k is equal to log to the base 10 a. जो ऊपर है ना पावर में, जब भी लॉग होगा ना ऊपर पावर में जो होगा वो किस में आएगा, डिनोमिनेटर पे आएगा. तो हमें मिल जाएगा ई ए अपॉन, इसका पूरा मिल जाएगा आपको मैथ्स में, ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये मिल जाएगा. इसके बारे में ज्यादा मत सोचो आप, क्योंकि इसका आंसर आपको मैथ्स में मिल जाएगा.
इसका जो लॉग लेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस ई अपॉन आर टी, ई अपॉन 2.303 आर टी। ओके, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। सो अप्लाइंग द इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, अप्लाइंग अप्लाइंग इक्वेशन at two different temperatures, two different temperatures। ये इक्वेशन हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पे लेंगे, T1 एंड T2, T1 एंड T2, दो टेम्परेचर पे लेंगे T1 एंड T2, जहां पे T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी। सो T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जब भी मेरा टेम्परेचर चेंज होता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, इक्वेशन दो आएंगे हमारे पास T1 के लिए, T2 के लिए। सो राइट डाउन log to the base 10 K1 is equal to log to the base 10 A minus EA upon 2.303 R T1, 2.303 R T1, T1 के लिए K1 होगा। दिस इज माय इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट लाइन पे log to the base 10 K2 is equal to log to the base 10 A। ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे, ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर के साथ हमारा रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 मिल, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे आर T1 और T2। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो राइट डाउन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा, log टू द बेस 10 K2, log टू द बेस 10 K2 माइनस log टू द बेस 10 K1 इज इक्वल टू log टू द बेस A कैंसिल हो जाएगा, बराबर log टू द बेस 10 A जो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ई अपॉन 2.303 आर T2 माइनस ई अपॉन 2.303 आर T2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है लॉग? सो दिस इज द log to the base 10k minus e upon 2.303 r 1 upon t rt log to the base 10a। इसका कंपैरिजन किया y is equal to mx plus c के साथ, x एक्सिस पे 1 by t आ गया, y एक्सिस पे log to the base 10 आ गया, जो माइनस साइन है इसीलिए डिक्रीजिंग स्लोप आ गया। जो स्लोप की वैल्यू होगी तो e अपॉन 2.303 r होगी rt एट अ सर्टेन टेम्परेचर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो EA की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 2.303 2.303 आर से मैं ये वैल्यू होगा तो कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर भी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे ये सब कैंसिल होके मुझे क्या मिल जाएगा, सिर्फ EA की वैल्यू, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पे मुझे log टू द बेस 10 A मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। ओके, और लास्ट factor, last point, effect of catalyst on the rate of reaction। So write down effect of catalyst, effect of catalyst on the rate of reaction, effect of catalyst, effect of catalyst on rate of reaction, rate of reaction, effect of catalyst on rate of reaction। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैटलिस्ट डज नॉट अपीयर इन द ओवरऑल रिएक्शन, इन it is does not also involve in the rate law expression। So write down catalyst does not appear or does not involve, लिखो does not involve in overall reaction
Next, catalyst also does not also does not involve involve in rate law expression rate लॉ एक्सप्रेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी नहीं आएगा हमने देखा है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड कैटलिस्ट हाँ कैटलिस्ट फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो जाता है और लास्ट स्टेप में जनरेट होता है और इंटरमीडिएट क्या हो जाता है फर्स्ट स्टेप में जनरेट होता है और सेकेंड स्टेप में क्या हो जाता है कंज्यूम होता है ठीक है so that is the difference between catalyst and intermediate so now we are going to discuss the effect of catalyst on the rate of reaction ओके सो कैटलिस्ट जैसे कि आप लोगों को बहुत पहले से ही मालूम है कैटलिस्ट का मेन काम यही होता है कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन का रेट बढ़ाता है बाय ओनली प्रोवाइडिंग इट्स फिजिकल एनर्जी सो राइट डाउन कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट catalyst increases catalyst increases the rate of reaction the rate of reaction वो क्या करता है रिएक्शन का रेट बढ़ाता है ठीक है मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड gives 2H2O plus O2 2H2O plus O2 अभी ये रिएक्शन में दो टाइप से कर सकता हूं एक कर सकता बाय यूजिंग कैटलिस्ट और दूसरा कर सकता हूं बाय विदाउट कैटलिस्ट सो नंबर 1 दिस इज माय विदाउट कैटलिस्ट अगर मैं विदाउट कैटलिस्ट करूंगा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा सो EA इज इक्वल टू 76 किलो जूल पर मोल अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होता है तो रिएक्शन का रेट क्या होता है कम होता है मतलब ये वाला पिक कौन सी ये दो पार्ट देख रहा हूं मैं नहीं ये जनरल ये ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं ओके सो दिस इज एंड विथ कैटलिस्ट वो क्या करता है विथ कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या करता है कम कर देता है ओके तो 57 किलोजूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है 57 किलोजूल पर मोल मैं आपको बता देता हूँ ग्राफिकली आपके टेक्स्ट बुक में भी ये ग्राफ है सपोज मेरा ये विदाउट कैटलिस्ट होगा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होगी ठीक है तो ये बैरियर तो उसको रिएक्टेंट को पार करना है तो उसको बहुत टाइम लगेगा मैंने बताया था ना एक पत्थर है वो चढ़ के आगे जाओगे तो उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा प्रोडक्ट में तो अभी ये जो विदाउट कैटलिस्ट है ना वो उसके हाइट बहुत ज्यादा है मतलब बहुत बड़ा पत्थर है और कैटलिस्ट क्या करता है उसकी जो हाइट है वो कम कर देता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कर देता है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज हो जाता है तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये विदाउट कैटलिस्ट होगा विदाउट कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट ओके और ये जो होगा ये होगा ग्राफ विद कैटलिस्ट तो आप लोगों को ग्राफ देख के ही समझ में आ रहा है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी तो विद कैटलिस्ट वाली रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि रिएक्टेंट झट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा so that is the use of the catalyst so write down this draw the graph